नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। आज सुबह गोली लगने से अभिनेता गोविंदा घायल हो गए। गोली कैसे चल गई, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को एक बड़ी जानकारी मिली है। अभिनेता गोविंदा गोलीकांड में एक नया खुलासा। रिवॉल्वर नहीं, पिस्टल से गोली चली। गोविंदा के पास लोडेड पिस्टल थी। पुलिस सूत्र जांच होने तक क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दरअसल लोडेड गन रखने की वजह जानना चाहती है पुलिस। यानी हमारे सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक जांच होने तक क्लीन चिट नहीं, लोडेड गन रखने की वजह जानना चाहती है पुलिस कि क्या वजह है कि आपने उसमें गोलियां डाल रखी थी, यानी बुलेट्स थे उसके अंदर। तो पुलिस की जांच इस दिशा में भी चल रही है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय जुड़े हुए हैं और क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से नम्रता दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो एक नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल पुलिस क्लीन चिट नहीं दे रही है, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, गोविंदा के घर पर मिस फायर के मामले में जो हमें जानकारी मिली है, मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है। गोविंदा का ये जो गन है वो पिस्टल था। दरअसल उनके घर पे काम करने वाले कर्मचारी ने कंफ्यूजन में रिवॉल्वर कहा था, लेकिन जो पुलिस ने बताया है कि ये पिस्टल था और लोडेड पिस्टल था। और गोविंदा जब भी अपने घर से निकलते थे तो इस पिस्टल को एक बैग में रखते थे। उस बैग को सिर्फ और सिर्फ गोविंदा ही एक्सेस करते थे। वो पिस्टल उस बैग में वो रख रहे थे और इसी बैग में रखने के दौरान ये लोडेड पिस्टल गिरा और मिस फायर हो गया। मिस फायर होने से उनके घुटने के नीचे हिस्से में उनको बुलेट लग गई। जिसके बाद जब बुलेट की आवाज़ आई, फायरिंग की आवाज़ सुनी, उसके बाद उनकी बेटी टीना उठी और कमरे में पहुंची। उसके बाद आनन फानन में जो घर पे काम करने वाला लड़का है उसने कई लोगों को फ़ोन किया। गोविंदा ने खुद अपने भाई को भी फ़ोन किया, मैनेजर को फ़ोन किया, अपनी पत्नी सुनीता को फ़ोन किया। उसके बाद उनको क्रिटिक केयर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर बुलेट निकाला गया और उनकी तबीयत अब ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की जांच में क्या कुछ अब तक निकला है। तो पुलिस ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें मुंबई पुलिस के सूत्रों ने कही है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुलिस की जांच अब तक नहीं हुई है। पुलिस ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार लोडेड पिस्टल रखने के पीछे गोविंदा की मंशा क्या थी, क्यों वो लोडेड पिस्टल रखते हैं। क्योंकि उनके जान को कोई ऐसी कोई खतरा नहीं था, वो ऐसी कोई जगह नहीं जा रहे थे जहां उनको थ्रेट हो और उस जगह पर वो पिस्टल ले जाना नहीं चाहते। तो घर में लोडेड पिस्टल रखने की वजह क्या है, वो मुंबई पुलिस इसे जानना चाहती है। और पिस्टल के बारे में क्या कुछ जानकारी घर के लोगों को है, कौन कौन उस बैग के बारे में जानता है, ये भी जानकारी मुंबई पुलिस हासिल करना चाहती है। और इसीलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया जाएगा, ये मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है। और आपको बता दें कि अभी तक मुंबई पुलिस के टॉप अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हुए हैं। वजह यही है कि पंचनामा करने के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। पंचनामा का जो पंच का हिस्सा बनते हैं उनकी आवश्यकता होगी और घर के सदस्य जो मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी, वो घर में होने चाहिए, जो अब तक अस्पताल में है। इसी वजह से पुलिस ने अभी तक घर पे आके पंचनामा कर आगे की जांच नहीं की है, लेकिन उस रिवॉल्वर को, माफ कीजिएगा, उस पिस्टल को अपनी कस्टडी में ले लिया है और बुलेट जो डॉक्टर ने निकाला है, इस पर नजर बनाकर रखिए। आगे इसी पर और ज्यादा मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जरा अस्पताल का मैं रुख करना चाहूंगा। नम्रता दुबे वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, खुद गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ठीक है। आपको क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज वहां से, कब तक गोविंदा को रखा जाएगा, अभी उनका इलाज चल रहा होगा, कुछ और अपडेट अगर आपको मिला हो? अखिलेश, गोविंदा के जो भाई हैं कीर्ति कुमार, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गोविंदा तो शाम को ही डिस्चार्ज होना चाहते हैं, इतनी स्पीडी रिकवरी है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको 2 दिन तक रेस्ट करने की और अस्पताल में रहने की सलाह दी है। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद गोविंदा को फ़ोन कर उनके हालचाल लिया है, डॉक्टरों को सलाह दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका ख्याल रखा जाए। और तीसरी बात यह है कि खुद जो कीर्ति कुमार है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने पूरा वाकया बताया कि कैसे गोविंदा ने उनको 5 बजे के करीब फ़ोन किया और बताया कि पप्पू भैया गलती से पैर में गोली लग गई है, राइट पैर में मेरी गोली लग गई है जब मैं रिवॉल्वर रख रहा था। उसके बाद परिवार के जो सदस्य वो प्राइवेट गाड़ी में लेकर उनको अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज किया, गोली निकाल ली गई है। उनके भाई का कहना है कि अच्छा वो गोली ज़्यादा डीप नहीं गई थी, ब्लास्ट नहीं हुआ, इसके चलते उनका जो इलाज है वो जल्दी कर लिया गया। काफ़ी ज़्यादा रिकवरी जो है वो गोविंदा की तरफ से आ रही है। तमाम नेता अभिनेता जो हैं वो अस्पताल पहुँच रहे हैं गोविंदा से मुलाकात करने। जो हमारे पास अपडेट आई है कि गोविंदा अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि आप रेस्ट कीजिए, 2 दिन
दिन और 2 दिन का और वक्त लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नम्रता, पॉसिबल मैं होगा तो आपके पास अस्पताल दोबारा की आऊंगा, गेट अपनी तक पूरी आकर बात रखिएगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो बुलेट उन्हें लगी, गोली लगी, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो गोली जो निकाली गई, पिस्टल के अंदर जो गोली थी, जिसका शिकार हो गए खुद गोविंदा मिस फायर की वजह से, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश इस मामले में कर रही है कि आखिर मिस फायर कैसे हुआ, वहां पर गोली कैसे चल गई। उस बुलेट की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो गोली निकाली गई उनके पैर में लगी थी, घुटने के नीचे ये गोली लगी थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया गोविंदा को, और उसके बाद ये गोली निकाल ली गई है और गोविंदा सुरक्षित हैं, यानी अब पूरी तरीके से सेफ, उनके जान को कोई खतरा नहीं। खुद उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था एबीपी न्यूज के दर्शकों को, वो संदेश भी हमने सुनाया था। मेरे साथ मृत्युंजय भी मौजूद है लगातार। मृत्युंजय, तो ये बात साफ हो गई कि पिस्टल की गोली उन्हें लगी थी, तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं ये उसी पिस्टल का बुलेट है जो कि गोविंदा के पैर में फंसी हुई थी और जिसे सर्जरी करके निकाला गया और उसके बाद कुछ टाँके लगाए गए। आप देखिए, मेरे ख्याल से 0.8 सेंटीमीटर के आसपास, 1 सेंटीमीटर से छोटा ही ये बुलेट नज़र आ रहा है। फायर होने के बाद में यही साइज़ रहता है। और देखिए, अगर ये वाइटल ऑर्गन पर लगता तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, और बहुत नज़दीक से अगर गोली लगती, शरीर के किसी भी वाइटल ऑर्गन पर लगती, तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता था। लेकिन सबसे राहत की बात ये रही कि उनके घुटने के नीचे ये चोट लगी हुई है। और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलेट की, ये फायर होने के बाद जो उनके शरीर से, यानी उनके पैर से बुलेट निकाली गई, उसकी ये तस्वीर है। लगभग 0.8 सेंटीमीटर का ये बुलेट है। और आपको बता दें कि डॉक्टरों ने इसे संभाल कर रखा है, और क्योंकि ये जांच का हिस्सा है और पुलिस जो आगे की जांच करेगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट की जो जांच, जब रिपोर्ट की बात सामने आएगी और बुलेट की भी जांच की जाएगी, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी और पुलिस इस बुलेट को भी कस्टडी में लेगी और अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसमें इसका जिक्र भी होगा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही वो बुलेट है जो गोविंदा के पैर में लगी थी, जिसे सर्जरी करके निकाला गया है। और अब बहुत अच्छी बात है कि अब वो सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। और देखिए, गोविंदा के भाई हैं कीर्ति कुमार, उनकी सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। कीर्ति ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गोविंदा जल्द अस्पताल से घर जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अभी 2 दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी है। गोविंदा जी के भाई कीर्ति जी हमारे साथ हैं। सर, आप मिलकर आ रहे हैं, विस्तार से मुझे बताइए कि उनकी तबीयत अभी कैसी है? क्या लोगों को अभी भी चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद मिल के आ रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही है, मतलब ये सब लोगों का प्यार रहा है, जितने लोग उनको प्यार करते हैं, सब ईश्वर की कृपा रही है कि उनको जो चोट लगी, जो गोली लगी, वो गोली बॉडी तो छेदा उसने, लेकिन हड्डी को नहीं जो है जाके लगा। कौन से पैर में? पाँव में, राइट हैंड पाँव में लगी थी, राइट वाले पैर में लगी थी, तो बच गए थे, लेकिन वो बच गए और उसके बाद वक्त से जो है उनको एडमिट करा दिया गया, तो वो गोली रिमूव करा दी। वो गोली, सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्लास्ट नहीं हुई गोली अंदर। तो नहीं तो उसके छर्रे वर्रे कुछ होते हैं, पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है ना। तो ये सब है, मतलब ठीक हो गया। अभी आप मिलकर आए, उन्होंने आपसे बातचीत की, कुछ खा पी रहे? मुझे कहा, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कम से कम पप्पू या 2-3 दिन बाद जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ेंगे। वो कह रहे थे मेरी इच्छा तो है मैं शाम को घर आ जाऊँ। मतलब होमसिक आदमी है बहुत मेरा भाई है ना। बस मुझे बताइए कि उनके पैर में जो गोली लगी है, राइट पैर में आप बता रहे हैं, आपको कब कॉल आया? क्या ब्लड बहुत बह गया था? नहीं, सुबह मतलब जो है उनका, मतलब मुझे फ़ोन आया कि पप्पू भैया तुरंत आप आइए, ऐसे ऐसे हो गया है, मतलब तो मैं तुरंत। कितने बजे आपको कॉल किया? अब इतना नहीं मुझे याद, 5 बजे करीब की होगा। तो तब तक वो घर पर ही थे, तब इलाज करा? फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रहे थे ना। तभी गोली लगने के बाद सबसे पहले आपको कॉल किया? जी हाँ, इमीडिएटली मुझे कॉल किया। आप कब तक पहुंचे फिर आपस में? मुझे 15 मिनट लगे होंगे, जो बगल में, मैं सांता क्रूज में, यहाँ मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो यहाँ से 15 मिनट में मैं पहुँच गया। तो आप अस्पताल उनको लेकर आए, प्राइवेट गाड़ी में लाए आप लोग उनको? जी बिल्कुल, उनकी पर्सनल गाड़ी में लेके आए। कौन कौन था सर घर में? घर में और कोई मौजूद था? नहीं, घर की बात नहीं है, मैं हूँ, मेरे भाई थे, ड्राइवर था, बाबा दुबे थे, हम लोग बस थे। जब लाए सर, ज्यादा ब्लड बह गया था उनका? काफी बहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग देखकर परेशान हो गए होंगे? परेशान नहीं, घबरा गए थे बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया है ना। तो हाँ जी। तो आप बताएंगे कि अभी आप मिलकर आ रहे हैं, वो सब ठीक है? इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैं सबको कई बार धन्यवाद दे चुका हूँ, पत्रकार बंधु जितने हैं हमारे, कि इन लोगों ने इतना प्रेम और इतना आदर हम लोगों के प्रति जताया। हम लोग ऋणी हैं आप लोगों के। मैं उनसे कहूँगा कि भैया पत्रकारों के लिए एक छोटा सा जो है वो बनाइए, तबीयत ठीक होने के बाद जिनको आप लोगों को बुलाइए, और एक छोटी सी जो है चाय पार्टी या जो भी लगता है उनको, जो ठीक लगता है, आप लोगों का मतलब सम्मान करें वो।
सर मेरा एक सवाल ये है कि पुलिस ने क्या उनका बयान दर्ज कर लिया है, परिवार के बाकी सदस्यों का भी बयान लिया है? ये मामला मुझे नहीं पता पुलिस का, क्योंकि हम लोग तो सीधा, पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारी। मेरा भाई जो है वो तो शिंदे साहब के लिए भी जो है काम करता है ना। तो जो स्टेटमेंट मैंने दिया या किसी ने दिया वो तो एक ही बात है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। गनीमत है कि अभी वो सुरक्षित है और सब सही है? बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम बढ़िया, खुश रहो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गोविंदा के भाई को आपने सुना। अभिनेता गोविंदा से सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बात की। सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर उनका हालचाल जाना है। सीएम शिंदे ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। अस्पताल प्रबंधन को उचित देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने खुद फोन करके हालचाल जाना है। गोविंदा से उन्होंने बातचीत की, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अपडेट लिया है। अस्पताल के प्रशासन से भी उनकी बातचीत हुई है। नम्रता दुबे हमारे साथ हॉस्पिटल से लगातार मौजूद हैं। नम्रता, तो आप उनके भाई से भी बात कर रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि बिल्कुल अब खतरे से बाहर हैं और वो जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। हालांकि वहां पर अस्पताल की तरफ से कहा गया कि 2 दिन अभी रुकना पड़ेगा उन्हें। जी बिल्कुल अखिलेश, कीर्ति कुमार वही बता रहे थे कि उनके राइट पैर में गोली लगी और परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगा था। 5 बजे के करीब की घटना है जब उनको कॉल किया गोविंदा ने। जो प्राइवेट गाड़ी थी गोविंदा की जिससे वो एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी गाड़ी से उनको अस्पताल लेकर आए और यहाँ पर जब इलाज किया गया उसके बाद जो गोली है वो निकाल ली गई। तो फिलहाल गोविंदा की स्थिति बहुत ही क्लियर है, बहुत स्टेबल है। वो खुद डिस्चार्ज होना चाहते हैं, जैसे कि उनके भाई बता रहे थे कि घर पर जाकर वो रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको 2 दिन और रहने की सलाह दी है ताकि जो पैर का मूवमेंट है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो स्टिचेस हैं, जो टाके लगे हैं वो बहुत ज़्यादा ताज़ा है, नए हैं। तो डॉक्टर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करवाना चाहते, इसलिए उन्होंने उनको सलाह दी है कि आप अस्पताल में रहिए, यहाँ पर इलाज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। परिवार के जो सदस्य हैं बाकी वो अस्पताल पहुँच रहे हैं गोविंदा से मुलाकात करने के लिए। एकनाथ शिंदे ने खुद गोविंदा को कॉल किया है, उनसे हालचाल पूछा और उनको पूरी तरह से कहा है कि किसी तरह की कोई अगर चिंता हो, परिवार को किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है कि गोविंदा जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए और अस्पताल में कोई एंट्री ना कर लें, इसलिए पुलिस की सुरक्षा जो है अस्पताल के दोनों गेट पर बढ़ा दी गई है। राजनेता हो, अभिनेता हो, तमाम लोग जो हैं वो गोविंदा से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि पुलिस ने कितनी ज़्यादा सुरक्षा को यहाँ पर पुख्ता कर दिया है। ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट है जहाँ पर पुलिस की टीम पहले से डिप्लॉयड है। पुलिस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन गोविंदा की स्थिति को देखते हुए उनका बयान नहीं दर्ज कर पाए क्योंकि वो भी इस हालत में नहीं है। ऑडियो मैसेज से आप सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक वो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो जिसका जिक्र आपने किया ऑडियो मैसेज का, वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। हादसे के बाद गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो अब खतरे से बाहर हैं और सभी लोग जिन लोगों ने भी उनकी सलामती की प्रार्थना की उनके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। ये ऑडियो संदेश जो आपने सुना गोविंदा की आवाज में, खुद उन्होंने ये रिकॉर्ड करके तमाम लोगों के लिए भेजा कि उन्हें पता चल जाए कि गोविंदा बिल्कुल सही सलामत हैं। 2 दिन का वक्त उन्हें लगेगा अभी रिकवर करने में, तब तक शायद उन्हें अस्पताल में रुकना पड़े। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मृत्युंजय और नम्रता मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बात करेंगे यूपी से आई एक झकझोर देने वाली खबर की। एक मर्डर की, और मर्डर किसका हुआ, क्यों हुआ, इसकी जो वजह सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया, सन्न कर दिया। मर्डर हुआ है एक डिलीवरी बॉय का और मर्डर की वजह है मोबाइल फोन। यह मामला लखनऊ के चिन्हट इलाके का है। तस्वीरें जरा आप देखिए जहां एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उन लोगों पर है जिन्हें वो मोबाइल फोन की डिलीवरी करने पहुंचा था, लेकिन उन लोगों ने उसकी जान ले ली। मृतक का नाम भरत है, जो 24 सितंबर की दोपहर डिलीवरी देने के लिए दफ्तर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसके हब इंचार्ज ने उसके परिजनों को जानकारी दी और 25 सितंबर को चिन्हट थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। भरत के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली गई तो आखिरी लोकेशन आरोपियों आकाश और गजानन के घर के पास की मिली।
भरत के नंबर से आखिरी कॉल आकाश और गजानन के नंबर पर की गई थी, इसीलिए पुलिस ने उनकी डिटेल निकाली और पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके 2 फोन मंगवाए थे, लेकिन भरत को पैसे नहीं दिए और उसकी हत्या कर शव इंदिरा नहर में फेंक दिया। भरत के शव की तलाश की जा रही है। भरत कुमार जो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का कार्य करते हैं, इनकी गुमशुदगी इनके भाई द्वारा थाना चिन्हट पर दर्ज कराई गई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानन द्वारा हत्या कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया है। पुलिस द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार शव को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। बहुत चौंकाने वाली घटना, पुलिस की तफ्तीश फिलहाल जारी है। नेपाल में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही के बाद बिहार में हालात बहुत खराब हैं। नेपाल में बाढ़ आने के बाद सैलाब ने बिहार का रुख कर लिया, जिसके बाद कई जिलों में बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार गंभीर हैं। आज सीएम नीतीश ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। तो एरियल सर्वे करके उस पूरे इलाके का जायजा लिया है सीएम ने खुद। अधिकारियों से कहा गया है कि आप तत्काल प्रभाव से लोगों तक मदद पहुंचाएं, लेकिन इन इलाकों में जहां पर बिहार में अभी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हालात बहुत खराब हैं। कुल 16 जिले बताए जाते हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दूर दराज का इलाका हो, शहरी इलाका हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद अब सक्रिय दिख रहे हैं। बिहार में बाढ़ से कई जिलों में बुरे हालात हैं। बाढ़ की चपेट में बिहार के 16 जिले हैं। 9 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन भी लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लोगों के घर बार कैसे पानी में डूब चुके हैं। खाने पीने का सामान अब लोगों के पास नहीं बचा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जाए। अब देखिए खेत खलिहानों से लोग कैसे गुजर रहे हैं नाव के आसरे। घर हो, दुकान हो, बाजार हो, खेत खलिहान हो, हर तरफ पानी ही पानी, सब कुछ जलमग्न। नेपाल में बारिश और बाढ़ के बाद बिहार की कोसी नदी दरअसल उफान पर है, तो दरभंगा में कोसी नदी ने जमकर कहर बरपाया। कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद कोसी नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नदी में आए उफान के चलते तटबंध टूट गए, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। लोग निचले इलाकों से निकलकर ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने को मजबूर हैं। दरभंगा के कीरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी नदी ने खूब कहर बरपाया। वहीं प्रशासन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। खास तौर पर कोसी नदी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज। कुछ जो आसपास के बराज हैं वहां पर गेट खोले गए हैं, क्योंकि वहां पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो रहा था। ऐसे में जो निचले इलाके होते हैं, तराई वाले, वहां पर आप देख पा रहे हैं लोगों के घर बार डूब चुके हैं। ये अस्थायी घर लोगों के दिख रहे हैं। जो झोपड़ियां आपको नजर आ रही हैं पूरी तरीके से ये अब खराब हो चुकी हैं झोपड़ियां। यहां जो लोग रहते थे अब वहां से पलायन कर चुके हैं ताकि ऊंची जगह पर जाकर वो रुक सके, रह सके। यहां पर रहने में उनकी जान पर भी संकट। तटबंध टूट गया और उसके बाद आप देख रहे हैं पानी का जो प्रवाह है, जो गति है, तेज गति के साथ पानी इन इलाकों में घुस रहा है। तो बाढ़ की चपेट में बिहार के लगभग 16 जिले हैं। अभी दरभंगा में तटबंध टूटने से हालात बहुत भयावह हैं। कीरतपुर के भूबौल गांव की बात की जाए तो 2 लाख लोग प्रभावित हो गए। 3 लाख लोग लापता हैं। 3 लोग लापता हैं, माफ करिएगा। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कोसी नदी का पानी बहुत तेजी के साथ गांव में दाखिल हो रहा है।
जिससे कटान भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में प्रशासनिक मदद को लेकर गुस्सा है। एबीपी न्यूज के संवाददाता शशांक कुमार इन इलाकों में पहुंचे, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट। गंगा में भी कोसी नदी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ कीरतपुर प्रखंड के भुबौल गांव में तटबंध जो है वो टूट गया है। पानी के तेज बहाव में तटबंध टूट गया है। यहाँ पे जो स्थिति है वो बदतर होते जा रही है। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, कैसे हुआ पूरा ये बहाव? बहुत तेज था। देखिए, जब पानी इस पे चढ़ने लगा, 2 फीट पानी जब चढ़ गया था तो हम लोग बोरा लेके इसको बचाने का पूरा प्रयास किए। यहाँ प्रशासन के द्वारा डीएम साहब और एसडीओ साहब खुद यहाँ कैंप किए हुए थे। उन लोगों ने बोरा मट्टी की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिस कारण से बांध टूट गया। हम लोग बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप मिट्टी और बोरा की व्यवस्था करवाइए, हम लोग खुद अपनी जान और गाँव को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब तो तबाही मच रही है। अब तो बांध टूटने के बाद, एक तो रात का अंधेरा था, बिजली गुल थी, 1 बजे रात में जब बांध टूटा, सामने 100 मकान जो है वो धंस गया। उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी लापता है। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हुए हैं? यहाँ अभी हजारों लोग प्रभावित है। 25 गांव ऐसा है जो बाढ़ में जो है। कितने लोग लापता हैं आप लोग के अनुसार? हम लोगों के यहाँ से 3 आदमी जो अभी तक हम लोग को जो जानकारी है कि 3 आदमी जो है लापता है, मकान समेत लापता। तो अंत समय तक प्रशासन की ओर से की गई ये दावा किया जा रहा है। जी नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आया। ना कोई देखने के लिए आया है, न कोई पूछने के लिए आया, न कोई नाव का व्यवस्था, न कुछ। अगर लहास भी पड़ा हुआ है उनको देखने के लिए भी नहीं कोई। कितने गांव बाढ़ की चपेट में हैं? लगभग 20 से 25 गांव तो पूरी तरह से जलमग्न है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी तक जो सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए हमारे यहाँ के लोगों के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त रोशनी के लिए यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है। रात में बिल्कुल रात में बिल्कुल मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई चीज की सुविधा है, ना SDRF है, ना NDRF है। समझिए कि ये कोसी कछार के लोग जो है वो अपना जनजीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं कि ईश्वर ही हम लोग का कृपा है, उन्हीं के बदौलत यह जीवन चल रहा है। नहीं तो पूरा लोग जो है यहाँ जलमग्न है और पूरी तरह से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कोई बचाए, कोई तो ऐसा निकले जो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बचाए। शौचालय, भोजन, नाव की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ, होनी ही चाहिए, मगर सो नहीं है। यहाँ तो डीएम खाद तोड़वा करके या डीएम जो गए सो घूर करके भी नहीं आए। अब हम क्या कहें, न रहने के लिए सुविधा है, न खाने के लिए, न दवा, न पानी, कुछ नहीं है। सब असुविधा है। ये ड्राई राशन का पैकेट नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लोगों का दर्द आपने सुना, देखा। दरभंगा में बात करें तो एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ में फंसे लोगों को अब वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो दरभंगा में एनडीआरएफ के लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जल जमाव की वजह से उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जब एनडीआरएफ के लोग पहुंचे हैं उस दौरान किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी शशांक यहीं पर मौजूद हैं, एक और उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में हैं। देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वह बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। ये जो टीम है इंटीरियर इलाकों में बोट से जाएगी और जो बाढ़ पीड़ित वहां अंदर फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित जो है ऊंचे स्थानों पे लाया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पे भुबौल गांव में तटबंध टूट गया है। नदी के तेज बहाव के कारण तटबंध टूटा है और तेजी से कोसी नदी का जो पानी है वो गाँव में प्रवेश कर रहा है। कटाव जारी है। कई गांव जो हैं यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। कई लोग अभी भी इंटीरियर इलाकों में फंसे हुए हैं। तो उन्हीं के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है। हम आपको बता दें, बिहार में 16 जिले बाढ़ से जो है वो प्रभावित हैं। पूरे बिहार में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 15 टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तो कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित ऊंचे स्थानों पे लाया जाए और उसी उद्देश्य के साथ जो है यहाँ पे टीम जो है वो पहुंची है। बोट तैयार है, बस अभी लोग यहाँ से जो है वो उन इलाकों में जाएंगे। हम आपको बता दें, बिहार में करीब 10 लाख की जो आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित हुई है। उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उन लोगों ने कल हवाई सर्वेक्षण भी किया है। प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में अधिकारियों ने जो है यहाँ का हवाई सर्वेक्षण किया है और
प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव जो हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रत्यय अमृत, उन्होंने आदेश दिया है कि तटबंध पर पर्याप्त रोशनी के लिए जनरेटर की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, कम्युनिटी किचन एवं नाव की जो सुविधा है वो दी जाए। तो प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड में है और इसी बीच अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी जो है यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुँच गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, दरभंगा। बाढ़ का कहर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी देखने को मिला। सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। लोगों के घरों के आगे सैलाब का बसेरा नजर आ रहा है। गाड़ियों की जल समाधि हो चुकी है। लोग सैलाब के बीच ही वहां पर आने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी में 4 जगहों पर और शिवहर में 1 जगह पर तटबंध टूटने से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। एनडीआरएफ ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। तो पानी में आप देख रहे हैं गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोगों के घर बार डूबे हुए हैं। तो अलग अलग हिस्सों से बिहार में जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं, जल जमाव बहुत ज्यादा है। बाढ़ की वजह से न सिर्फ ग्रामीण इलाके, तराई वाले इलाके प्रभावित हुए हैं, बल्कि कुछ शहरी इलाकों में भी पानी का बसेरा नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लोग कैसे डंडों के सहारे इस पानी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उनकी जिंदगी किस तरह से मुश्किलों में इन दिनों घिरी हुई है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इसमें पांव फिसलने का खतरा भी होता है। जिस तरीके से लोग मजबूर होते हैं कि इस पानी के बीच से होकर गुजरें, क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आखिर कैसे कटेगी, कैसे गुजरेगी अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुंबई के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुंबई में कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। मुंबई में है शक्ति कार्यकर्ता की पहचान आत्मविश्वास की ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का नाम जो है वो हम आपको बता रहे हैं, शक्ति कार्यकर्ता की पहचान आत्मविश्वास की। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और चूंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो इसी के मद्देनजर आप समझ सकते हैं सियासी सरगर्मी किस कदर तेज है। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। संविधान आरक्षण से खिलवाड़ तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। मेरा समाज परेशान दिखा तो त्याग दूंगा मंत्री पद। मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। सुनिए। गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले। अगर मुझे भी लगेगा तो किसी और। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में चिराग पासवान ने अभी ये वाली बात क्यों कही है, इसके तमाम मायने मतलब अब निकलने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।